बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जटिया जी, शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अजय जमवाल जी, मुरलीधर राव जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी रमाशंकर कठेरिया जी, प्रदेश के सह प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे साथी प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे, और हमारे सांसद राकेश सिंह जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, सुधीर गुप्ता जी, लाल सिंह आर्या जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और हमारी महामंत्री और सांसद बहन कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे बूथ के सभी अध्यक्षगण, मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं। आप सब लोगों का इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ नवरात्रों में आज जो भूमि पूजन कार्यालय का करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे साथियों के साथ मिलकर पूजन करने का मौका मिला, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 2023 में खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज कार्यालय का भूमि पूजन करते हैं, तो वह भूमि पूजन भी कार्यालय देश का, पार्टी का एक सबसे बड़ा कार्यालय का सपना देखते हैं। हम कितने बड़े भाग्यशाली हो गए कि हम एक संभाग के 35 या 36 विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं, तो वह सम्मेलन जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारी को देखने की जरूरत है। यह हमारी ताकत, यह हमारी परिस्थिति, इससे जहां हमको आत्मसंतोष करना चाहिए, वहीं उन कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हम कार्यालय की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, वो पार्टी कार्यालय आए थे और उन्होंने हम लोगों से चर्चा की थी और पूछा कि हमारे कितने कार्यालय बने हैं, पार्टी के पास कहां-कहां कार्यालय हैं। हम लोगों ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है, प्रदेश के लोग लगे हैं। उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए
कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका आज शिलान्यास मैंने किया, यह मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहां पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी का। 4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4 बैठकों के कक्ष होंगे। मॉडर्न एमिनिटी से ये सुसज्जित होगा। दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं, वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। और यहां एक बात और भी कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, यह संस्कार केंद्र है। यहां कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। उसे बैठक लेने की आदत का तरीका बताया जाता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपाकर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है। उसको हम कार्यालय बोलते हैं। और ऐसे कार्यालय के निर्माण के लिए आज का नवरात्रों में यह दिन चुना गया। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई है। हमने मेघालय में भी एनडीए की सरकार बनाई, हमने नागालैंड में भी एनडीए की सरकार बनाई और हमने त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दोबारा सरकार बनाई। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको जानना चाहिए। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि यह 3 मंत्रों पर तय है, त्रिवेणी पर यह तय हुआ है। और एक एक मंत्र, 3 मंत्र सिर्फ 3 नहीं होते, 1 और 1 और 1 मिलाकर 111 होते हैं। और वह मंत्र क्या था कि भाजपा की सरकार का काम। वो मंत्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की संस्कृति। और वो मंत्र क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पित सेवा भाव, जिससे वो जनता की सेवा करता है, उसको लेकर के आगे चलना है। मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है, सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। और इसलिए ये जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो जोश मैं देख रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यह आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टकराने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, यह समय गला खराब करने का नहीं है, यह विरोधियों की हालत खराब करने का समय है। अब तो उनको हमको टक्कर देकर के बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही।
और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनता के बीच में जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है। आप यशस्वी बनेंगे, आप उन तक पहुंचे, इस बात की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं ये कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र था रिफॉर्म। नीतियों में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म, उसकी पॉलिसीज को लागू करो और परफॉर्म करो, और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। आज अगर देश की मैं स्थिति देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है। स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने में और इसके डाटा कंजम्पशन में आज भारत नंबर 1 पर खड़ा है, यह हमको याद करना चाहिए। उसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में, दुनिया में फाइनेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में भारत आज नंबर 1 पर खड़ा है। इंडिया इज नंबर 1। अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन में, और मैं यहां आपको उन कांग्रेसी साथियों की भी याद दिलाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड के साथ जोड़ करके डिजिटल पेमेंट होगी, तो उस समय जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकंठ डूबे हुए थे, वो कहते थे कि भारत में तो डिजिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, यहां तो गांव का गरीब व्यक्ति अनपढ़ है, वो डिजिटल कैसे ट्रांजैक्ट करेगा। मित्रों, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में सबसे आगे खड़ा है, और दुनिया के डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 40% हो गया है। भारत 40% उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी तरीके से इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में, एक समय में हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था, हमारे दिमाग में यूरोप आता था, हमारे दिमाग में जापान आता था। टोयोटा और डैटसन, ये जापानी गाड़ियां हमारे दिमाग में घूमती थी जब हमारे यहां एम्बेसडर और फिएट होते थे। आज मित्रों, दुनिया में ऑटो मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में देश जापान को ओवरटेक करके तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम सारी दुनिया कोरोना से बाहर आई है। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब सभी जगह पर हमारे कोरोना के साथ साथ एक आर्थिक मंदी, विशेष करके यूक्रेन की लड़ाई के कारण, सप्लाई चेन की समस्या के कारण सभी जगह के अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। सभी जगह की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि दुनिया में इससे विपरीत आज भारत खड़ा है। और भारत, जिसको ब्रिटेन ने 200 साल राज किया, आज भारत उसको ओवरटेक करके, पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई है। और ये छलांग कहां से लगाई है? 10वें नंबर से उठ करके हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। ये भारत की अर्थनीति हो गई। और इसका कारण मालूम है आपको क्या है? इसका कारण है कि दुनिया अर्थ की नीति में समय पर फैसला नहीं कर पाई, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री समय पर सही और बोल्ड डिसीजन, कड़े फैसले लेने की ताकत रही। इसलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के बजाय फैलती हुई आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे खड़ी हुई है। मित्रों, मैं यहां आपसे जब विकास की चर्चा कर रहा हूं तो मैं आप मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में अगर आपने 17वां प्रवासी दिवस मनाया और उज्जैन के अंदर
इंदौर के अंदर आपने जो ये प्रवासी दिवस मनाया, वह प्रवासी दिवस सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश नहीं है, वह प्रवासी दिवस दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश और इंदौर को खड़ा करता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं शिवराज जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रवासी दिवस मनाने के लिए इंदौर शहर को चुना और मध्य प्रदेश में उस कार्यक्रम को किया। दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुआ, वेयर इज इंदौर, वेयर इज मध्य प्रदेश, और वहां पर दुनिया का प्रवासी दिवस मनाया गया। मित्रों, रेलवेज में आज मध्य प्रदेश के लिए अकेले 33 रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 5,872 किलोमीटर की रेल लाइन डिफरेंट स्टेजेस में काम कर रही हैं, उस पर काम चल रहा है। कहीं ब्रॉड गेज, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन, कहीं नई रेलवे लाइन, इस तरीके से, और उसमें 84,460 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से हमारे रानी कपलावती रेलवे स्टेशन पर उसका रीडेवलपमेंट किया गया, उसकी कायाकल्प भी की गई, वह भी आप सबके सामने है, वह भी आपने देखा है। उसी तरीके से अमृत भारत में 80 रेलवे स्टेशन ऐसे ढूंढे गए हैं जिनको रीडेवलप करने की योजना बनाई गई है। और अगर मैं उड़ान की बात करूं तो मैं यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उड़ान के नाम पर उन्होंने एक नई योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर खड़ा करने का प्रयास किया है। और दतिया में, ग्वालियर में, पंचमढ़ी में, रीवा में प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके वहां एयरपोर्ट्स बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बजट के एलोकेशन में मध्य प्रदेश जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी बजट के एलोकेशन में वन ऑफ द टॉप स्टेट्स खड़ा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरीके से मुझे भी खुशी है कि यहां मेडिकल कॉलेजेस को खोलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में से है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है। 14 मेडिकल कॉलेज आपको पिछले 9 साल में मिले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बूथ पर जाते हो तो लोगों को बताओ कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज आने का मतलब क्या बनता है। यह मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उस जगह की तस्वीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, दवाइयों की दुकान खुलती है, एक नया तरीके से वहां योजनाएं शुरू होती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुलते हैं, और साथ ही साथ हर साल 100 बच्चा डॉक्टर बनकर के एक जिले में निकलता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। इसलिए मित्रों, अगर मैं गिनाने लगूं 14 मेडिकल कॉलेजेस तो आपके ध्यान में आएगा दतिया, खांडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा। अब शहडोल की बात करूं और विदिशा की बात करूं, कोई 10 साल पहले सोच सकता था? अब 25 हो गए। अब 25 हो गए, मुझे बता रहे हैं कि 14 नहीं 25 हो गए मेडिकल कॉलेज। यह भी एक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जहां तक सड़क के कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आपने देखा होगा चाहे 27,000 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मध्य प्रदेश के दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के उसमें आपने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज मध्य प्रदेश में हुआ है, 15 लाख करोड़ का। उसी तरीके से शिवराज जी की सरकार ने आज ये तय किया है कि 1,24,000 नौकरियां दी जाएंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, लोगों को बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो ऐलान करके नौकरियां देती हो, और वह भी 1,24,000 नौकरियां। मित्रों, इन सारी बातों को जनता के बीच में रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से आज आप वीट में एक्सपोर्टर नंबर 1 बन गए हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 4,000 करोड़ रुपए लगा रहा है।
कमल पटेल साहब बैठे हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ओबीसी के वेलफेयर की कमीशन का वेलफेयर बोर्ड बनना, वह काम भी यहां पर हुआ है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी वह भी 3% से बढ़ करके 4.8% तक हो गया है। यह हमारा कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में हुआ है। और रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वो भी अगर लगा है तो वह भी मध्य प्रदेश के रीवा में लगा है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, हमारा किसान भाई, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो ऊपर केंद्र सरकार को नेतृत्व देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और धरती पर यहां लाने में शिवराज सिंह ने अपनी पूरी ताकत और उनकी टीम ने लगाई। इन बातों को हमको लोगों के सामने रखना है। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। अब देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां 47 लाख घरों के लिए सैंक्शन होता है और एक समय कमलनाथ यहां बैठते हैं, ऐसे नाथ बैठ जाते हैं कि 1,24,000 मकान वापस कर दिए जाते हैं भारत सरकार को कि हमें नहीं चाहिए। आप बताइए, एक तरफ 47 लाख मकान मोदी जी सैंक्शन करते हैं, 37 लाख मकान बनाने का योजना शिवराज जी उसको धरती पर उतारते हैं, और वहीं हमारे कमलनाथ 15 महीने के लिए आए थे, 15 बड़े बड़े काम करके गए। उस काम में एक काम यह भी था कि आवास योजना का पैसा ले जाओ, हम नहीं बनने देंगे। इस तरीके का काम उन्होंने उठाया। आयुष्मान भारत को भी लागू नहीं होने दिया। उस समय उन्होंने उसको भी रोकने की कोशिश की, चलती हुई स्कीमों को रोकने की कोशिश की। हम उज्ज्वला योजना लाएं, महिला सशक्तिकरण करें। हम स्वच्छता अभियान लाएं, महिलाओं को डिग्निटी से जीने का रास्ता बताएं। हम योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाएं। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो रही है और भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह बदलता भारत खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहां हमारे जो ये कार्यकर्ता थे, जो हमारे ये सरकार थी, पिछली सरकार, उन्होंने ये सारी स्कीम रोक दी। उनको सशक्तिकरण नहीं चाहिए था। उनको महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उनको ये इच्छा नहीं थी कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने दिया जा रहा है। एक विकास के साथ जोड़ने की योजनाएं बन रही हैं। ये पसंद नहीं था विरोधियों को। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं कार्यकर्ताओं को निवेदन करने आया हूं। आंकड़े और सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे तक बताई जा सकती हैं। अभी ये लाडली बहना योजना जो आई है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत उन परिवारों को जिनकी साल की आमदनी 2.5 लाख से कम है, उनको हर महीने 1-1 हजार रुपए बहनों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से हमारे इन सारी योजनाओं के लिए लगभग 1,24,000 नहीं 1,02,000 करोड़ रुपए इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च हो रहा है। यह आज परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से अगर हम देखें, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कमाई योजना, इसके तहत हम युवाओं को 8,000 रुपए प्रति महीना देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके और समाज के बीच में वो प्रतिष्ठित रूप से अपना कमाई कर सके। इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए योजनाओं के बारे में हम कहें, आज मुझे खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में 2001 और 2 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी। आज वो बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं मित्रों, लेकिन हाँ, गांव में, घरों में लोगों को बताना, ये यहां बूथ अध्यक्षों का काम है। यह मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा और ये आपको कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारे विरोधियों पर मैं आज कुछ कहूं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हां, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। इस संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। यहां कोई भी नेता आकर के खड़ा होता है तो वो एक से एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के नेता की कभी आप भाषण सुनिए, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। इसलिए मित्रों, हमें तय करना है और जनता को बताना है। आज मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हो। हमें संकल्प लेना चाहिए कि 35 विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, किसी भी बूथ अध्यक्ष को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बूथ पर जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत के लिए काम करना चाहिए। हम क्यों हार जाएं? हम किसी बूथ पर क्यों पीछे रह जाएं? हम कैसे पीछे रह जाएं? समाज के लिए मोदी जी, शिवराज जी, सभी लोग, हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको समाज का प्यार न मिले, यह संभव नहीं है। और मेरा यह पूरा विश्वास है, हम अगर जाएंगे, तर्कों के आधार पर अपनी बात कहेंगे, तथ्यों के आधार पर कहेंगे, मुद्दों की चर्चा करेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं अपने बूथ अध्यक्षों को यह संवाद देना चाहता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की आज हालत क्या हो गई। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो, कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले। मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इसके साथ साथ और सुनिए, एक नेता कल बयान दे रहे थे कि परिवार की पृष्ठभूमि जान करके ही कानून को लागू करना चाहिए।
मतलब चाय गरम तो बोले, लेकिन चाय के साथ साथ चाय की केतली भी उतनी गरम है। ये देखिए क्या तरीका है। यानी जिसको कहते हैं कि अपने नेताओं को खुश करने की कोई सीमा नहीं रखी है। इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आज यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इस उत्साह के साथ इस नवरात्रों में इस बूथ सम्मेलन में एकत्र आए हैं। आप जाइए, हमारे नेताओं का संदेश गांव-गांव पहुंचाइए, वहां मुद्दों पर चर्चा कीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर घर में, हर बूथ में यशस्वी बनाइए, उसके लिए स्थान पैदा कीजिए, उसके लिए दिल में स्थान पैदा कीजिए। इस काम को और इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति।